हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है कि प्लांट को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन चीजों को वो कैसे फुलफिल करता है। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ब्रीदिंग प्रोसेस करते हो? बिल्कुल मैम। कैसे करते हो? किस मीडियम से? जो बाहर से ऑक्सीजन है वो तुम्हारे बॉडी में इन करता है, तो तुम्हारा आंसर होगा वाई नोज। तो सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन प्लांट से जाकर पूछें कि टेल अस कि तुम अपना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हो, एज वेल एज तुम ऑक्सीजन रिलीज करना होता है वो कैसे करते हो, तो उसके पास भी कोई आंसर होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा हमारे लिए? वो होगा स्टोमेटा। और स्टोमेटा किस चीज के लिए इन्वॉल्व है प्लांट में? फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर से गैस आता है वो प्लांट में इन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज। इसको बना दो एक्स, नहीं तो बोलोगे कि ये उल्टा सी दो दो ठो हैं। ये क्लियर हुआ? स्टोमेटा जो है वो होते हैं माइन्यूट, बहुत छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? याद करो, हमने पढ़ा था अबाउट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, ऐसा कुछ बनाया था ना मैंने। सेल प्रेजेंट थे अपर एपिडर्मिस में, सेल प्रेजेंट थे लोअर एपिडर्मिस में। याद करो जल्दी, नहीं याद आ रहा है जाकर एक बार देख लो। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ? तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस में। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया स्टोमेटा का एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर होता है। तो ये क्या हो गया? एक पोर हो गया, पैसेज हो गया, जिससे बाहर का जो भी गैस की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो क्या होगा? प्लांट के विद इन जाएगा। क्लियर हो गया स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है। अब बात करते हैं स्टोमेटा कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले बना देना एक आई टाइप स्ट्रक्चर। हाँ, ये उल्टा है, ऐसे बनाना था, अपने ने वर्टिकल कर दिया। ठीक, आई लाइक स्ट्रक्चर बन गया। चलो, अब इस पे बना दो दो सी जैसा स्ट्रक्चर, जिसको तुम लोग और क्या बोल सकते हो? किडनी जैसा स्ट्रक्चर। किडनी भी ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे इस फॉर्म में। या फिर तुम लोग बोलोगे बीन जो होता है, राजमा जो खाते हो, वैसा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अपना दो स्ट्रक्चर। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? अब ये देखो, ये जो पार्ट है ना अपना, जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है? ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर हो गया ये। और इसके बाहर देखो, इसको चाहिए प्रोटेक्शन। बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं ना रहूं तो कुछ ना हो पाए, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो। तो यहां पर इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं कौन? गार्ड सेल। देखो, एकदम से गार्ड वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा, बाहर प्रेजेंट है। अब इसके बाद भी इसकी डिमांड होती है कि अभी और भी चाहिए, तो बाहर प्रेजेंट होते हैं क्या? देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बटरफ्लाई, फ्लावर, सब रिलेट कर लोगे तुम लोग। तो ये हो गया अपना सबसे बाहर जो प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल। बाहर के सेल सब्सिडियरी, जो गार्ड सेल के बाहर हैं। क्लियर हो गया? ये तीन हो गए अपने स्टोमेटा के पार्ट में। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। समझ में आया? चलो फिर बात करते हैं आगे। स्टोमेटल पोर जो है वो हमेशा खुला नहीं रहता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है तो ही उसे ज़रूरत है क्या चीज़ करने की? ओपन होने की। जब ही नहीं हो रहा है तो क्यों ओपन करके रखेगा? तुम्हारे घर में जब ज़रूरत होती है तब तुम डोर ओपन करते हो, जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों ओपन करके रखोगे? बंद करोगे। तो सिमिलरली ये भी सेम काम करता है। अब क्वेश्चन है कैसे करता है, कैसे वो अपना पोर ओपन करता है, कैसे वो अपना पोर क्लोज करता है। तो ये होता है बहुत ही मैजिकल चीज से
जिसको हम कहते हैं वाटर। बस यहाँ पर जो सब्सिडियरी सेल दिख रहे हैं इसमें कंटिन्यूअसली वाटर का मूवमेंट होता रहता है, इन आउट। तो जब वाटर अंदर फ्लो करते हैं तो स्टोमेटा हो जाता है ओपन। तुम लोग जानते हो कि कोई चीज जब इन करेगी तो हो जाता है वो स्वेल। पढ़े हो ना तुम लोग क्लास 9th में भी ऑस्मोसिस, तो वहाँ कोई भी चीज जब वाटर एंटर करिए तो वो स्वेल हो गया, ये भी फूल गया, और जो पोर है वो क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा, फैल जाएगा, बड़े मजे से खुल जाएगा ये, और स्टोमेट जो गैसियस एक्सचेंज है वो हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर वाटर जो है वो बाहर चला गया, ये चला गया बाहर, तो ये कर जाएगा श्रिंक। कौन श्रिंक करता है और कौन स्वेल करता है ये समझना है। तो श्रिंकिंग और स्वेलिंग का काम होता है गार्ड सेल का। ये गार्ड सेल दिख रहे हैं ना, ये गार्ड सेल जब फूल जाएंगे, मान लो कि ये नॉर्मल शेप मैंने बनाया है, ये जब फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, ये स्टोमेटल पोर का जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया, ठीक है। ये मान लो वाइड ओपन हो गया। और इसी के जगह अगर बात करेंगे किस चीज़ की, अगर हम लोग बोले कि वाटर बाहर चला जाए तो ये बेचारा श्रिंक कर जाएगा। ले मेरे वाटर चला गया, अभी तो कुछ नहीं बचा, तो ये कर गया श्रिंक, तो ये पोर जो है वो भी क्लोज हो जाता है। तो समझ में आया रोल ऑफ वाटर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एंट्री कॉज कर रहा है स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, एंड वाटर का मूवमेंट जब आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो दैट इज कॉजिंग श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल, तो वो कॉज कर रहा है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। क्लियर हो गया। अब डेजर्ट प्लांट की बात करें, रेगिस्तान वाले, तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है दिन में, तो वो थोड़ी समझदारी करते हैं, थोड़ी नहीं बहुत समझदारी करते हैं। उनको होता है कि अपना तो पूरा वाटर लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो वो अपना जो प्रोसेस होता है स्टोमेटा ओपन करने का वो शिफ्ट कर देते हैं रात में, ठीक है। तो उनमें जो स्टोमेटा होता है वो रात में ओपन होता है और रात में ही उनका सारा प्रोसेस चलता है प्रिपरेशन का, फूड का। क्लियर हो गया। तो ये आंसर कर लोगे कि डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटल पोर जो है वो दिन में क्यों ओपन नहीं रहते हैं, क्योंकि उनमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू वाटर, ठीक है। वाटर का मूवमेंट कैसे होता है प्लांट में, कैसे होता है, सीधे आंसर आएगा मैम कैसे होगा, रूट के थ्रू होगा, और कैसे होगा, यस रूट के थ्रू वाटर जो है वो प्लांट में इन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। रूट में प्रेजेंट होते हैं, रूट का एक्सटेंशन होता है, एक ग्रोथ होता है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तुम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, जिसमें वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। प्लांट में वाटर जो है कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, तो वहां पर रूट में लो, उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, और अपने सॉइल में तो भरा है पानी, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली सॉइल से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता रहता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मूविंग टू सनलाइट, भाई सनलाइट की तो कोई बात ही नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है, अपने लिए भी। अब क्लोरोफिल नहीं मिला अपने को तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है अपनी, खाना किचन में ही जाके बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट लेकर नहीं बना सकते। और क्लोरोफिल तो सदाबहार प्लांट्स के पास, ठीक है। चलो ये हो गई अपनी बात स्टोमेटल स्ट्रक्चर की। एक और स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया था कि फोटोसिंथेसिस से रिस्ट्रैक्शन ना हो। ये क्या बना दिया मैंने, देखो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, जो बहुत ही खराब डबल लेयरिंग बन रही है। ये क्या बना दिया, चलो इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तो हाथ हो ही जाता है स्लिप। ये बना रही हूँ मैं स्ट्रक्चर
क्लोरोप्लास्ट का। याद करो क्लोरोप्लास्ट कहाँ था, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, उसके मेसोफिल सेल में, उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। कितना अच्छा सीक्वेंस है। देखो इसमें ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखेंगे, ये दिख रहे हैं। जैसे तुम लोग कॉइन को एक के ऊपर एक रख दो तो ऐसा पाइल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, वही है। ये आपस में होते हैं कनेक्टेड, दो ही नहीं होते, बहुत होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपस में क्या, कनेक्टेड। क्लियर। इसको हम लोग कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं, ग्रैना। ग्रैना जो है प्लूरल है सबके लिए, सिंगुलर पूरे इसके लिए बोलना पड़े तो ग्रैनम। मान लो ये बिल्डिंग है पूरी, बड़ा मस्त अपार्टमेंट है, तो इसके एक फ्लैट को हम लोग कहेंगे थाइलाकॉइड। एक को, जैसे अभी सिक्के का एग्जांपल दिया कॉइन का, तो सिंगल कॉइन को थाइलाकॉइड और पूरे अपार्टमेंट को ग्रैना। क्लियर। इसको, ये जो अपना क्रॉस जो ये लिंक बन रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। ये स्ट्रोमा वर्ड कहाँ से आया, तो देखो जैसे सेल में पूरा सरफेस जो होता है बैकग्राउंड उसको कवर करता है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ इसको कवर करता है स्ट्रोमा। ठीक। अब तुम लोग को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, छोटी सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना याद करने के लिए। जो अपने ने पढ़ा था क्या, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा था, वो करता है ये देखो ग्रैना में, बिल्डिंग में करता है बड़े मज़े से, ठीक, मज़े से करता है। और जो रिडक्शन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का, वो ये स्ट्रोमा पार्ट में होता है। ये होता है लाइट रिएक्शन और ये स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि कैसे इसको अलग से याद करें, तुम लोगों के बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो इतना पूरा पॉइंट समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे बोला जाए कि तुम पढ़ रहे हो तो बोलूंगी मैं क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, मैम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो सारी चीज़ों की लिस्ट आ जाएगी। वैसे ही प्लांट में किन किन चीज़ों का रोल होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। पता है सबको टेम्परेचर। तो देखो ये सब कुछ जो भी चीज़ें आएंगी ना अपने लिस्ट में, वो सारी चीज़ें ऑप्टिमल कंडीशन में ही तो मिलनी चाहिए। हमें पता है किसी भी चीज़ का ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज़ को कम भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो काम सही से होता है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, लो टेम्परेचर है तब तो अच्छी बात नहीं है बहुत, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस खुशी खुशी होता रहेगा, अच्छे से होता रहेगा। बट 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर लो होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम तो ये है लाइट। विच वन, सनलाइट। तो सनलाइट भी जो है अवेलेबल होता रहेगा, प्लांट खुशी खुशी फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे। बट एक लिमिट के बाद जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम भी हो जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट जो है फैक्टर इफेक्ट करने में, वो है टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया। नेक्स्ट इज वाटर। तो वाटर भी फेवरेबल अमाउंट में मिलना चाहिए, बिकॉज वाटर की अगर वाटर का जो अमाउंट है अगर कम होगा तो प्लांट को प्रॉपरली जब वाटर नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे कर पाएगा, है ना। चलो फोर्थ पॉइंट हमारा है अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें तो हम लोगों को पता ही है कि रिक्वायर्ड है, लाइट भी पता है, एक टेम्परेचर नया है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या केस है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत बहुत नहीं प्रेजेंट है, कम ही प्रेजेंट है, उसको ही प्लांट यूज करते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज करता है। बट लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं ये सब भी कि ये बढ़ाते चलो तो इन बताया ना मैंने कि ये जब एक लेवल के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो जब इनके कारण प्रॉब्लम आएगी तो ये इस पे भी तो असर आएगा ना। ये अपना काम कैसे करेगा, तुमको
कोई खाना बनाना है, खीर बनाना है, तुम चावल भर के रख लो और चीनी तुम्हारे पास है कम, काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं वो करते हैं अफेक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। ये पूरी बात हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कंप्लीट और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड टेक केयर एवरीवन।